एयर इंडिया का बोइंग 717 विमान केरल के कोझिकोड में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। जहाज में सवार थे 190 लोग, 17 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने जाहिर किया दुख। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अगले नियंत्रक महालेखक परीक्षा का ग्रहण किया पदभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल का किया उद्घाटन। इसमें मरीजों को डायलिसिस यूनिट, सीटी स्कैन समेत मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा, 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा राम मंदिर, ऐसा किया जा रहा है निर्माण। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखते हैं इन समाचारों को मेरे साथ विस्तार से। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान भीषण हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 717 विमान कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरते समय फिसलकर गिर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। इस विमान ने दुबई समयानुसार 2:14 पर उड़ान भरी। नागर विमानन महानिदेशालय के मुताबिक कालीकट हवाई अड्डे पर भारतीय समयानुसार शाम 7:40 पर लैंड करते वक्त यह हादसा हुआ। रनवे संख्या 10 पर लैंड करते वक्त विमान पूरा रनवे पार गया और एक 35 फीट गहरी खाई में गिर गया। अच्छी बात यह रही कि 2 हिस्सों में टूटने के बाद भी विमान में आग नहीं लगी, जिसकी वजह से कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस दुर्घटना में कुल 17 लोगों की खबर सामने आई है, जबकि कई गंभीर और घायल यात्रियों को कोझिकोड महापुरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना से राहत और बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। हादसे में पायलट और को पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। विमान में कुल 190 लोग सवार थे, जिसमें 184 यात्री, 6 क्रू मेंबर और 10 बच्चे भी शामिल थे। यात्रियों और परिवारों के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम के सदस्यों के साथ साथ स्पेशल असिस्टेंस टीम के सदस्यों को कोची, मुई और दिल्ली से सेवा में लगाया गया है। इसके अलावा यात्रियों और परिवार के सदस्यों की मदद के लिए मुंबई और दिल्ली से विशेष उड़ानों की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोझिकोड में विमान हादसे से स्तब्ध हूं। अपने परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बातचीत की है। प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड विमान दुर्घटना स्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। वरिष्ठ विमान अधिकारियों और पेशेवरों के साथ विचार विमर्श करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य का शिकार हुए विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर बरामद हो गया है। AAIV मामले की जांच कर रहा है। Our passengers who have suffered injuries are receiving medical treatment in the government and the private hospitals. But as I said, our hearts reach out. We are doing whatever we can. But as a small token, as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries, by way of interim relief, and I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming from different agencies, insurance of the aircraft, etc. Let me just share with you some facts. Now that the 2 black boxes have been found, it will be premature for me to speculate on what the precise cause of this accident was.
but I can share with you that the aircraft was being captained and operated by one of our most distinguished and experienced commanders, Captain Deepak Vasant Sathe. In fact, the captain had more than 10,000 hours of flying experience. He had landed on this very airfield, I think, as many as 27 times, including this year. So in terms of professional competence, etc., we couldn't have had a more experienced and a highly decorated person at the command. The inquiry had been ordered last night itself. कोझिकोड विमान हादसे के संबंध में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। दूतावास ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वह इस प्रकार हैं: 0565463903, 0543090572, 0543090572, 0543090575। इसके अलावा शारजाह में एयर इंडिया के हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। AMEA ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वे नंबर इस प्रकार हैं: 1800 118797, 100 1123 112 113, 01123014 1002301797950। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के 4832719493, मल्लापुरम कलेक्ट्रेट के 04832736 और कोझिकोड कलेक्ट्रेट के नंबर हैं 04592376 जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज देश के अगले महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में GC मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। GC मुर्मू ने इस अवसर पर राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल इस महीने की 7 तारीख को पूरा हुआ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष से कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो की जाती है। शपथ लेने के बाद GC मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाला। नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों के कोविड-19 का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस अस्पताल में 167 बिस्तरों पर ही कोरोना का उपचार किया जाएगा। वर्तमान में इस अस्पताल में ICU वार्ड, इमरजेंसी वार्ड समेत 2 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक वार्ड में 65 बिस्तर, डायलिसिस यूनिट, सिटी स्कैन लैब की व्यवस्था की गई है। ज़रूरत के अनुसार बिस्तरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। अस्पताल में 400 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। अब तक के जिले के सबसे बड़ा आधुनिक कोविड अस्पताल है। अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि टाटा समूह व बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से करीब 17 करोड़ की लागत से अस्पताल में संसाधन जुटाए गए हैं। यहाँ प्रथम तल पर ICU, इमरजेंसी और 5वें तल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा द्वितीय तल पर डायलिसिस यूनिट व सिटी स्कैन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ करीब 100 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर ली है। सभी डॉक्टर जिले की विभिन्न CHC, PHC से संबंधित हैं। कानपुर स्थित IIT के स्टार्टअप इनोवेशन एंड एक्टिवेशन सेंटर द्वारा कोविड-19 संक्रमण से निपटने में महत्वपूर्ण हाई क्वालिटी N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन किया जा रहा है। फेस मास्क स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आम जनता के लिए संक्रमण के प्रसार को रोकने में आवश्यक सुरक्षात्मक माना गया है। यह भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर द्वारा की गई अपनी तरह की पहली पहल है। N95 और
N99 ग्रेट फेस मास्क का उत्पादन IIT के बिजनेस इनक्यूबेटर परिसर में इनक्यूबेटर ई-स्पिन नैनोटेक्निक की स्नातक की उपाधि प्राप्त कंपनी और इनक्यूबेटेड कंपनी इंडिमा फाइबर्स के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। इसके उत्पादन लक्ष्य की 25,000 मास्क प्रतिदिन है। मास्क बहुत ही सस्ती कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। ये मास्क कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ कई प्रमुख प्लेटफॉर्म कंपनियों पर भी उपलब्ध होंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मास्क का उपयोग किया है। यह स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा और संक्रमण रोकने में पूरी तरह सफल है। 3 प्रोडक्ट्स हमारे जो कंपनी ने डेवलप किए हैं, एक है डिसइंफेक्शन चेंबर, दूसरा है वेंटिलेटर और तीसरा ये N95 मास्क, स्वासा मास्क दैट मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड बिफोर आर कमर्शियलाइज्ड टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। हम सबको पता है कि ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और बाहर से जो हम मंगवाते हैं उसका कोई क्वालिटी का भरोसा नहीं है, अंदर उतना प्रोडक्शन ज़्यादा है नहीं। तो हमें पता था कि हमारे एक इंक्यूबेटेड कंपनी है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं ई-स्पिन नैनोटेक, वो कोलैबोरेट करके इंडिमा फाइबर्स और IIT कानपुर के कुछ प्रोफेसर से कोलैबोरेट करके 95 ग्रेड मास्क तो बना लिए हैं, लेकिन मास्क मैन्युफैक्चरिंग कैसे करे, इस लॉकडाउन के बीच कहाँ पे उनको जगह मिले मास्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इंक्यूबेटर ने इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया और इंस्टीट्यूट ने हमें परमिशन दिया कि टेम्पोररीली हम इंक्यूबेटर के अंदर ही इसका प्रोडक्शन चालू कर दे। आज हमें खुशी है कि जो मास्क स्वासा N95 मास्क IIT कानपुर और ई-स्पिन नैनोटेक प्राइवेट लिमिटेड SIC IIT कानपुर द्वारा बनाया गया मास्क हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब शिलान्यास किया अयोध्या में तब पहना हुआ था। ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि ऐसे ओकेजन पे ये मास्क हमारे प्रधानमंत्री ने पहना और पूरी दुनिया ने इसको देखा। इस चीज़ से हमें खुशी होती है कि जो प्रोडक्ट हम IITs में बनाते हैं, जो प्रोडक्ट हम सोसाइटी के अच्छे काम के लिए बनाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उसके ऊपर ट्रस्ट और विश्वास दिखाना ये बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि उन्होंने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की है। सुल्तानपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने नगर क्षेत्र के 56 वार्डों में 5 दिवसीय एंटीजन कोरोना वायरस का जांच का अभियान चलाया है। जिलाधिकारी इंदुमती ने अभियान का शुभारंभ किया। टेस्टिंग कैंप पर महिलाओं बच्चों की भीड़ देखकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कैंप पर टेस्टिंग की भीड़ के बारे में जब जिलाधिकारी से स्वास्थ्य कर्मियों से पूछा तो पता चला कि स्वास्थ्यकर्मी 50 की संख्या होने पर इंतजार कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हम एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात कर रहे हैं, वहीं टेस्टिंग सेंटर पर भीड़ एकत्रित कर स्वास्थ्य कर्मी शासन के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। सुल्तानपुर नहर क्षेत्र है, 2 किलोमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, मतलब संख्या है, जनसंख्या है, अधिक है। आप लोग सब जानते हैं कि सारे मार्केट है, मेन इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ यहीं पे है। तो यहाँ बीच में जुलाई 10 से लेके हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिव केसेस को जो संख्या है वो बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमने कंटेनमेंट जोन के रूप से घोषित किया, फिर हॉटस्पॉट के रूप से घोषित करके जो सर्विलांस का काम जो होना है हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 5 दिन का एक अभियान अब चलाया जा रहा है, जिसमें सुल्तानपुर में जितने भी नगर पालिका है, जितने भी वार्ड्स है, टोटल 56 वार्ड्स है। 56 वार्ड्स को 5 दिन के अंदर 8500 टारगेटेड सैम्पलिंग, मतलब डोर टू डोर सैम्पलिंग हर वार्ड वार हम लोग कर रहे हैं। खास तौर पे किसको हम सैंपल के लिए लेंगे, हर घर में कोई लक्षण वाले व्यक्ति कोई है तो उनको लेंगे। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 ईयर के अबव लोग हैं, उनको सबको लेके टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे 10 साल और 10 साल के नीचे के बच्चों का टेस्टिंग हो रहा है, और खास तौर पे गर्भवती महिला हैं, उनको भी डोर टू डोर टेस्टिंग हम करवा रहे हैं। क्योंकि
आत्मनिर्भर अभियान के तहत जनपद कानपुर देहात में गैर प्रदेशों में रोजगार के लिए गए लोग कोरोना के कारण अपने घर लौट आए हैं। यहां इन प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ा। इसके बाद इन लोगों ने रोजगार की तलाश शुरू की। सरकार के निर्देशों के बाद बाहर से लौटे प्रवासियों को मनरेगा में काम दिए जाने लगा। इसके बाद अपने गाँव में काम पाकर प्रवासी खुश हो गए। प्रवासियों ने बताया कि जिन लोगों ने काम की इच्छा जताई उनके जॉब कार्ड बनाकर प्राथमिकता से काम दिया गया। सभी को समय पर पैसा भी मिल रहा है। मेरा नाम सुशीत कुमार है, मुहाना के रहने वाले हैं। बाहर कपड़े काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से गांव में आकर के नरेगा का काम चालू हुआ। नरेगा में काम किया, पैसा मिला, हर चीज़ समय से पैसा मिला। हमने काम किया और पैसे मिलने के बाद उससे खर्चा चलाया अपना। सर, मैं इंदौर में काम कर रहा था। ये लॉकडाउन होने से मेरी रोजी रोटी चली गई, कोई कार्ड नहीं मिला। अपने गांव में आए तो मेरे ग्राम पंचायत मनरेगा में काम किया और इससे मेरे परिवार का पालन पोषण हुआ और गांव के भी नागरिक हमारे इसी कार्य में सम्मिलित हुए। बहुत से आने वाले बाहर के भाई लोग भी आए हुए, वो भी मनरेगा में काम किया और मेरे प्रधान जी ने अच्छा कार्य दिया, जो मनरेगा से हमारी रोजी रोटी मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। मैं दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन की वजह से वहाँ काम नहीं चल रहा था। इसके लिए मैं यहाँ पे आया। प्रधान जी से एक सहमति से हमने यहाँ काम करना चालू किया नरेगा में, जो यहाँ पे हमें पैसे टाइम से प्रधान जी दे रहे हैं, जो खर्चा पानी वो मुझे टाइम से मिलता है। बस मेरी ग्राम पंचायत में लमसम 40 के लगभग प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने गांव में आए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमारी ग्राम पंचायत में जो भी मजदूर प्रवासी आए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायत में मनरेगा के द्वारा चलाए जा रहे कार्य तालाब में सबको काम दिया गया, जिससे इन मजदूरों और ग्राम पंचायत के अन्य मजदूरों को जीविकोपार्जन बहुत भली भांति अच्छे प्रकार से हुआ। समय से पैसा मिला और निरंतर कार्य चल रहा है, जिससे इनको काम मिल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि 1000 साल तक सृष्टि के आंधी तूफान सहने के बाद भी राम मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। मंदिर निर्माण में इस तरह की उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन के नीचे जैसे नदियों में खंभे बनाए जाते हैं, इसी तरह राम मंदिर के खंभे नीचे बनाए जाएंगे। इन खंभों में लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया जाएगा, लेकिन यह नक्शा राम मंदिर की भूमि भर का ही नहीं होगा, बल्कि कुल 70 एकड़ जमीन को ध्यान में रखकर नक्शा पास कराया जाएगा। इसके लिए जो शुल्क का निर्धारण होगा उसे भुगतान किया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह भी साफ किया कि जब उन्होंने ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली तब ट्रस्ट के पास 12 करोड़ रुपए थे और अब लगभग 30 करोड़ रुपए चंदे के रूप में आए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह साष्टांग दंडवत किया वह भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। और वो तकनीकी ऐसे काम नहीं है जो हम अपने घर में छोटे मोटा मकान बनाते हैं, वैसा नहीं है। हमारी सोच है ये मंदिर 1000 साल तक इस सृष्टि के आंधी तूफान सहता रहेगा। तो इसलिए उतनी तैयारी की तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसलिए कब होगा, कब से होगा, ये तिथि इसे बताना तो एक कपोल कल्पित बात है। आज जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है तब जानकी महल ट्रस्ट का जिक्र होना आवश्यक लगता है, जो कभी राम मंदिर के आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। अयोध्या का यह जानकी महल ट्रस्ट कभी राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र बिंदु था। देश भर के भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता और पदाधिकारी यहीं रुकते थे। यहीं से आंदोलन की रणनीति बनती थी कि कैसे राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो या कल्याण सिंह हो या राजमाता विजयराजे सिंधिया हो, ये सारे लोग इसी ट्रस्ट पर आकर ठहरते थे। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ आज के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भी यहीं आकर रुके थे। उस समय जब चूंकि उस समय कार सेवक फोरम नहीं बना था, तो आरएसएस, वीएचपी या बीजेपी के जो भी तमाम बड़े नेता थे वो श्री जानकी महल में ही अपना निवास करते थे और यहीं पे उनके भोजन पानी और प्रसाद का सब व्यवस्था रहता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कमरा नंबर 108 है। अभी हम लोग ब्लॉक में खड़े हैं। ये भरत निवास कहा जाता है इस ब्लॉक को, और यहाँ 108 नंबर ये कमरा है। आप देख सकते हैं कि ये राजमाता सिंधिया जब भी आती थीं अयोध्या, राजमाता सिंधिया यहीं पे रुका करती थीं। और ये ठीक इसके सामने कमरा है 107। इसमें आपके मुरली मनोहर जोशी जी या फिर कहिए कि LK आडवाणी जी रुका करते थे, और राजनाथ सिंह भी जब भी आते थे इसी कमरे में रुका करते थे। और जब मोदी जी मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय 1991-92 में, क्योंकि राजमाता सिंधिया यहाँ पे नहीं थी तो मुरली मनोहर जोशी इस कमरे में रुके थे, और ठीक सामने 107 नंबर कमरे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय रुके थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। कहा जाता है कि जानकी महल ट्रस्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग रुकते थे। जहां भाजपा के बड़े नेता यहां अपना डेरा डालते थे, वहीं पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी यहीं आश्रय मिलता था। कुछ लोगों ने अयोध्या कांड में उस गोलीकांड का भी जिक्र किया जब निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं। समय जब वो गोली चली उसके पहले ही सामने 45 नंबर कमरा है, यहीं पर अशोक जी और ये SNP सिन्हा जो उस समय IG जोन थे, उन लोगों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि देखिए कार सेवकों को आप बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, किसी प्रकार से आगे मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि हमें आदेश पूरी तरह से मिल चुका है कि सीधे गोली चलाओ, कुछ कहना नहीं, किसी का आदेश की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन विवादित ढांचा ढहाया गया उस दिन अशोक सिंघल ने यहाँ के प्रबंधक से कहा कि सुबह हम लोगों को भोजन करा देना, पता नहीं इस आंदोलन के बाद कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा। ढांचा ढहने के बाद जब अशोक सिंघल जानकी महल ट्रस्ट लौटे तो उनके सर में भी चोट लगी थी। उन्हें तुरंत भोजन देकर रवाना किया गया क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी करना चाह रही थी। यहाँ से अशोक जी हम लोगों के सामने ही उस दिन निकले यहाँ से, लेकिन 2 घंटे के बाद ये पता लगा हम लोगों को कि वहाँ गोली चली है, ढांचा गिरा दिया गया। उसके आधे घंटे बाद अशोक जी अपने सर पे चोट अशोक जी को भी लगी हुई थी, अपना रुमाल हाथ से पकड़े हुए अपने यहाँ आए और उसके फिर शाम को ये लोग यहाँ से अपने उसमें निकल दिए। जानकी महल ट्रस्ट जहां आंदोलन का बड़ा केंद्र था, वहीं ट्रस्ट के लोग भी इनकी सेवा सत्कार से लेकर रुकने की व्यवस्था में लगे हुए थे। अब लोगों में खुशी है कि आने वाला समय अयोध्या के विकास का समय है और यहाँ एक बार फिर राम की नगरी में खुशहाली दिखेगी। अब तो स्वरूप इसका बहुत तेज बदलेगा और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक क्या नई तरह की अयोध्या बनेगी, तो उनका प्रयत्न बहुत बढ़िया है और उनका इसमें चलेगा तो ये आगे अयोध्या का विकास तरक्की बहुत होगी। स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे भूमि पूजन के साथ ही रंगोली बनाई और उन्हें लगता है कि अयोध्या अब अपने पुराने वैभव में लौटेगी जब यहाँ अध्यात्म पर्यटन के साथ खुशहाली दिखेगी। पूरा अयोध्या बहुत खुशी का माहौल है आज का ये खुशी का दिन, और इस वजह से यहाँ से पूरे मोहल्ले वासी एक तरफ से एकजुट होकर के संलग्न होकर के अपना ये कार्य कर रहे हैं अपनी खुशी से। ये जानकी महल ट्रस्ट महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता यहीं से गुजरा है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज़, अयोध्या। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार भाद्रपद की श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए भव्यता के साथ एहतियात भी बरती जा रही है। जन्मभूमि को भव्यता देने के लिए उसको सजाया जा रहा है। पर्यटकों को भी संक्रमण को देखते हुए कम से कम आने की सलाह दी जाती है। जो लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं उनके लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और जलाभिषेक और प्रसाद चढ़ाने की परंपरा भी इस बार नहीं हो पाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि पर ठाकुर जी का 5/8/248वां दिव्य जन्म महोत्सव
बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाने की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इस अवसर पर चूंकि श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं है, उससे भी बिना प्रभावित हुए क्योंकि 33 कोटि देवता भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है, हमारी मान्यता है। तो संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य विद्युत सजावट से सजाया जाएगा। भगवान इस वर्ष जो है पूर्णेंदु कुंज पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी पुष्प व्रंत पोशाक को धारण करेंगे, जो अत्यंत मनोहर और बहुत ही चित्ताकर्षक है। तो ऐसी पोशाक में जब ठाकुर जी धारण करेंगे तो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन जो भी श्रद्धालु प्रसारण के विभिन्न माध्यमों से कर पाएंगे, उनको ऐसा अनुभव हो कि वे स्वयं भगवान की जन्मभूमि में आयोजित हो रहे इस जन्माष्टमी महोत्सव का अंग हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा LAC पर तैनात जालौन का जवान ऑक्सीजन की कमी से इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। कल शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के लिए उरई के उपजिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह के साथ पूरा गांव उमड़ा पड़ा था। बता दें कि जालौन के उरई तहसील के जयसाली कला के रहने वाले शहीद जवान धर्मपाल का चयन 2001 में भारतीय सेना में हुआ था। धर्मपाल सिंह भारतीय थल सेना के अथॉरिटी में हवलदार थे। धर्मपाल सिंह की तैनाती भारत चीन बॉर्डर LAC पर लद्दाख की पहाड़ियों पर थी। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी से उनकी हालत बिगड़ गई और बेहोश होकर वे वहीं गिर पड़े, जिस कारण उन्हें चोट भी आई थी। हालत गंभीर होने पर उन्हें चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। धर्मपाल सिंह की पहली तैनाती वर्ष 2001 में जोधपुर में हुई थी। 2005 में उनकी शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे की पिछले वर्ष जन्मदिन में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी। धर्मपाल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, पूरा गांव गमगीन हो गया और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा, जहां भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा गांव गूंज गया। शहीद जवान धर्मपाल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से परिजनों के साथ ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान धर्मपाल 3 भाई थे, जिसमें एक वह दूसरे नंबर थे। बड़े भाई महिपाल सिंह, छोटे भाई इंद्रपाल गांव में खेती करते हैं। उप जिलाधिकारी उरैन ने बताया कि शहीद लद्दाख में तैनात थे, जहां गिरने से उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया था और चंडीगढ़ में उनकी मौत हो गई। घर वालों ने पेट्रोल पंप की और एक सदस्य की नौकरी की मांग की है। परिजनों की मांग को शासन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने देवरिया जनपद के बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने जनपद में बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक भी की। बैठक में जनपद के विभिन्न नदियों पर बने 40 बंधों की जानकारी के संबंध में जानकारी ली और जनपद में बाढ़ से जन धन का नुकसान न होने पाए, इसका ठोस प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद देवरिया के 3 गांवों का संपर्क कटा है। स्थिति पर मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं और हमारे जो जन हैं, हमारी जो जनता है, उनको कोई समस्या न आने पाए। आपने देखा भी होगा कि एक तरफ कोरोना काल चल रहा था और मुझे लगता है कि कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बाढ़ से संबंधित तैयारियों की समीक्षा न की। तो आज पूरा शासन प्रशासन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य और संरक्षण में बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों की जो चिंता है, जो समस्या है, उसके निदान के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। परिणाम भी बेहतर है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। एयर इंडिया का बोइंग 773 विमान केरल के कोझिकोड में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। जहाज में सवार थे 190 लोग, 17 लोगों की हुई मृत्यु। प्रधानमंत्री ने जाहिर किया दुख।
जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अगले नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ग्रहण किया पदभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल का किया उद्घाटन। इसमें मरीजों को डायलिसिस यूनिट, सिटी स्कैन समेत मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा राम मंदिर, ऐसा किया जा रहा है निर्माण। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।